Good morning, all of you. Myself Darshana from PSP Partapur. We are going to study BSc second year, second paper, जिसमें हम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बारे में देख लेते हैं। हमने मियोसिस, माइटोसिस ये सारे डिवीज़न देखे, जिसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, जिसमें यहाँ पर प्रोफेज वन जो इसकी मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज वन स्टेज आती है, जिसमें हमने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखा था, जिसको हम जीन विनिमय भी बोल सकते हैं। तो जीन विनिमय जो आता है यहाँ पर, जीन विनिमय में ये अर्धसूत्रीय विभाजन में होता है, जिसके जाइगोट जो यहाँ पर जाइगोटीन जो स्टेज होती है, जिसको हम युग्म सूत्रावस्था कहते हैं, यहाँ पर ये जाइगोटीन स्टेज में ये गुणसूत्र जो है वो क्रोमोसोम जो है वो इसके पास पास आ जाते हैं। और उस टाइम पर यहाँ पर जब उनके क्रोमोसोम पास में आते हैं तो उस क्रोमोसोम के अंदर हम देखते हैं कि अगर कभी भी दो क्रोमोसोम अगर यहाँ पर जो जाइगोटीन स्टेज है उसके अंदर हमने देखा कि ये दो क्रोमोसोम हैं और ये दोनों ही क्रोमोसोम जब अगर आपस में पास पास आएंगे तो इनका कॉइलिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर उसमें एक दूसरों से उसके पास आने से इनमें क्रॉसिंग हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं। किसी भी पेयरिंग में ये दोनों गुणसूत्र जो हैं वो उनके अंदर ये यहाँ पर जब एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसके बाद में ये यहाँ से क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है। ये जो है ये स्टेज यहाँ पर जाइगोटीन स्टेज या युग्म सूत्रावस्था जो स्टेज होती है मियोसिस वन की, उसमें प्रारंभ होता है। और उसी का उसके बाद में जो उसकी नेक्स्ट जो स्टेज आती है पेकाइडेंडिया, जिसको हम स्थूल सूत्रावस्था कहते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या जो भी क्रोमेटिड्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जीन का या उनके जो जीन सूत्र क्रोमेटिड का एक्सचेंज ओवर होता है। उसमें यहाँ अगर दो कोई भी यहाँ पर क्रोमोसोम है तो इन क्रोमोसोम में हम अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग बताएंगे तो इस तरह से ये दोनों को हमने अलग अलग कलर से बताया। जब यहाँ पर और यहाँ पर जब क्रॉस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद में जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर नया जो क्रोमोसोम बनेगा इनके अंदर यहाँ पर उससे नेक्स्ट जो इसका रेड पार्ट था वो अब यहाँ से ये इसके साथ में जो ग्रीन पार्ट इसके साथ में अटैच हो जाता है। और अगर ये ग्रीन क्रोमोसोम है तो इनका ग्रीन के साथ में यहाँ पर इसका जो हमने ये रेड हाईलाइट किया है तो इन दोनों ही पार्ट का ये एक्सचेंज ओवर हो जाता है। तो जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर पेकाइटिन स्टेज में होता है और उसकी जो एक्सचेंज होने के लिए जो कियास्मा का फॉर्मेशन है वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जाइगोटीन में स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही हमने कहा कि क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि यहाँ पर एक जो जीन थे वो दूसरे स्ट्रेन पर चले जाते हैं, दोनों ही यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम है और इसके कैरेक्टर्स का जो है एक्सचेंज हो जाता है। ये बिल्कुल लिंकेज की ऑपोजिट फॉर्म है। लिंकेज में यहाँ पर होता है कि जब कभी भी इस क्रोमोसोम के ऊपर दो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल साथ में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो साथ में होने की जगह पर वो अलग हो जाते हैं। इसी में अब हम कंटिन्यू अगर इसमें क्रॉसिंग अगर हमको देखना है तो इसके अपन देखें तो ये अगर कोई भी दो जीन अगर हम लेते हैं उनके क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति मतलब वो कितना उसमें क्रॉसिंग ओवर की कैपेसिटी कितनी है, तो उसको अगर हम कह सकते हैं कि परीक्षार्थी संकरण जिसमें हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में उनकी जो यहाँ पर क्रॉस्ड जो उनकी संतति है उसकी पूरी संख्या और टोटल उनकी जो कुल संतति संख्या है उसका अपन रेशियो निकाल लें तो हमको कोई भी दो जीन के बीच का क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हमको पता चल जाता है। और क्रॉसिंग जनरली हम डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो क्रोमेटिड की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर क्रोमेटिड लंबे हैं तो उनमें कॉइलिंग और क्रॉसिंग की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इससे इनकी जो कॉइलिंग की और कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्रॉसिंग ओवर के यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह जो है वो हमने इसमें देखे हैं, तो वो इसी में अगर हम कम यहाँ पर देखते हैं तब यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर को या जिस हमको अच्छे से जीन विनिमय को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने यहाँ पर कोई भी दो पेरेंट लिए थे जो उन्होंने मधुमक्खी लिया था। वो मधुमक्खी के शरीर में यहाँ पर उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, जिसका उसका एक उसने यहाँ पर बी जिसको हम दूसरा शरीर कहें और लुप्तवेशी पंख, उनके पंखों की प्रकृति, ये पंखों की प्रकृति और उनका बॉडी का कलर, ये दो कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। एक को बॉडी कलर जो है वो ब्लैक है और उसके पंख जो है वो लंबे हैं, इसको उन्होंने पेरेंट टू कह दिया और यहाँ पर इसको पेरेंट वन कह लिया। तो जब पेरेंट वन और पेरेंट टू इन दोनों में क्रॉस कराया जिसमें यहाँ पर एक कैरेक्टर यहाँ पर डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो रेसेसिव है। यहाँ पर भी सेम है, एक डोमिनेंट ये डोमिनेंट कैरेक्टर है लंबे पंख वाला और दूसरा जो काला शरीर है वो रेसेसिव कैरेक्टर है।
इसका हमने इसके लिए युग्मक बन गए और युग्मक बनाने के बाद में जब हमको F1 प्रोजेनी यहाँ पर मिल रही है तो F1 प्रोजेनी जो है इसमें यहाँ पर ये धूसर शरीर और लंबे पंख वाला हमको प्राप्त होता है। मतलब इसमें हमको पेयरिंग का जो जीनोटाइप मिल रहा है वो तो दोनों ही इसमें चारों ही यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन हम फिनोटाइपिकली अगर देखेंगे तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं। अब इसी को हम यहाँ पर इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं। जब कभी भी टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो इससे हमको क्लियर होगा। उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ में हमने टेस्ट क्रॉस कराया और इसके साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कैरेक्टर उसके पेरेंट कैरेक्टर के जैसे थे तो वो तो उनका नॉर्मल कैरेक्टर होंगे, लेकिन उसके साथ में ही कुछ नए कैरेक्टर भी यहाँ पर दिख रहे। तो नए कैरेक्टर दिखने का जो कारण है वो यहाँ पर है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो धूसर शरीर और लंबे पंख, क्योंकि ना तो ये पेरेंट में है और ना P1 का ये कैरेक्टर है और ना ही P2 का। यहाँ पर ये मिलने वाला जो कैरेक्टर है ये हमको अलग है। ये दोनों ही पेरेंट से बिलोंग नहीं करता, ना ही इसकी F1 प्रोजेनी से बिलोंग करता है। तो F1 प्रोजेनी से भी बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ये हमने नया संयोग का। दूसरा अगर यहाँ पर कहें कि इसका काला शरीर और लुप्तावेशी पंख, अगर इसका ये कैरेक्टर है तो यहाँ पर ये भी नया कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन में आएगा। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 और इसकी F1 प्रोजेनी ये तीनों से ही ये दोनों ही प्रोजेनी जो है वो अलग है। अगर यहाँ पर हम मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें 50% जो है वो रेशो इक्वल टू पेरेंट्स और 50% जो है वो यहाँ पर न्यू स्ट्रेन यहाँ पर हमको मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर जो भी न्यू स्ट्रेन है उसमें भी वेरिएशन है, जो कि पेरेंट के ये जैसे तो है लेकिन उनमें यहाँ पर वेरिएशन है। और यहाँ पर जो 50% दूसरे कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो 50% नहीं है, वो ओनली 8.5% है। इसका रेशो जो है वो 1:1:1:1 की जगह पर यहाँ पर जो वेरीड होकर के यहाँ पर 8.5% जो है वो 41% और 8.5% इस टाइप से इनका रेशो यहाँ पर मिलता है। तो इसे यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो वो क्रॉसिंग ओवर से यहाँ पर जो नई स्ट्रेन या नए संयोग जो है वो इसमें देखने को मिले। ये ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर यहाँ पर जो भी क्रॉस किया तो वो ड्रोसोफिला के शरीर में उन्होंने जब देखा था कि एक ब्राउन ड्रोसोफिला है और उसके जो पंख हैं वो लुप्तवेशी प्रकार के, दूसरा ब्लैक ड्रोसोफिला और लंबे पंख है। लेकिन हमने यहाँ स्ट्रेन में देखा कि दूसरा शरीर के साथ में लंबे पंख और कार्य शरीर के साथ में लुप्तवेशी पंख वाले स्ट्रेन भी हमको यहाँ पर मिल गए हैं। इसमें हम यहाँ पर अगर जीन विनिमय के लक्षण, अगर हमको क्रॉसिंग ओवर करना है, कोई भी प्रजाति है या कोई प्लांट एनिमल लाइफ कुछ भी है उसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर हमको आसानी से ये लक्षण यहाँ पर होने चाहिए। तो जीन विनिमय में 4 क्रोमेटिड में से केवल 2 ही यहाँ पर भाग लेते हैं और शेष 2 क्रोमेटिड अपना वास्तविक रूप बनाए रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर हमने देखा है कि हमेशा ये एक्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनके बाद में यहाँ पर इसकी ये जो 2 स्ट्रेन हैं, ये वाली 2 स्ट्रेन इसकी और ये वाली, तो ये जो है वो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन ये अंदर की दोनों स्ट्रेन जो हैं उन दोनों के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। इसलिए जो साइड की 2 स्ट्रेन हैं वो एज इट इज़ पेरेंट की जैसी होंगी और जो अंदर वाली 2 स्ट्रेन हैं वही यहाँ पर क्रोमेटिड में भाग लेती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर में सदैव समजात गुणसूत्रों के अभागिनी क्रोमेटिड के मध्य होता है और यह क्रिया गुणसूत्र के भागिनी क्रोमेटिड के मध्य नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही होता है। अगर यहाँ पर हम क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर लें तो इसी के अंदर अगर कितने ओवरलैप यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 2 अलग अलग स्ट्रेन हैं तो उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज पॉसिबल हो जाता है। युगली पर जीन की अधिक दूरी पर होंगे उतना ही जीन विनिमय की अधिक संभावनाएं होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम क्रोमेटिड की लेंथ लें तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर कोई लंबा है तो इनके यहाँ पर क्रॉसिंग करने की अगर यहाँ पर क्षमता कहें तो ये एक से ज़्यादा बार उस स्ट्रेन को कट कर सकती है। तो एक से ज़्यादा बार कट होंगे तो वहाँ पर जीन एक्सचेंज का है वो एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर कायज़मा की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। तो जितना लंबा होगा उतना ही यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर युगली जीन जितनी अधिक दूरी पर होंगे, मतलब पेयरिंग के लिए जो जीन होते हैं यहाँ पर अगर इसी कैरेक्टर अगर हम कहें तो दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पर पास पास में है,
और यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये एक कैरेक्टर का उसका ट्रांसफर होना। लेकिन अगर इस क्रॉसिंग ओवर के टाइम में यहाँ पर एक कैरेक्टर इधर है तो वो पेयरिंग जो दोनों ही पेयर के साथ में है तो वो पेयर वाले जो जीन है वो अपने साथ ही जाएंगे, और एक कैरेक्टर इधर दूर है तो वो उसके साथ में वहाँ पर एक्सचेंज नहीं कर पाता। तो इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होने के लिए इसके ये जो लक्षण हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इसी में हम यहाँ पर कहेंगे तो अगर क्रॉसिंग ओवर होना है तो क्रॉसिंग ओवर के लिए यहाँ पर दो सिद्धांत यहाँ पर बताए गए। दो सिद्धांत बताए गए। अब इन दोनों ही सिद्धांत में अगर हम कहें तो एक सिद्धांत हमारा है टूटना व पुनर्योगजन का सिद्धांत। अब टूटना व पुनर्योगन का सिद्धांत जिसमें सबसे पहले ये जो सिद्धांत है वो यहाँ पर ये सिद्धांत देने वाले जो हैं वो डार्लिंग है। डार्लिंगटन ने यहाँ पर ये सिद्धांत दिया था। डार्लिंगटन ने 1932 में डार्लिंगटन ने 1932 में यहाँ पर एक थ्योरी दिया था जिसको उन्होंने टूटना और पुनर्योगज का सिद्धांत कहा था। टूटना और पुनर्योगज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो यहाँ पर कोई भी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं जिनमें अगर यहाँ पर ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब लीनियर फॉर्म में यहाँ पर हैं, दोनों में ही सूत्रयुग्मन हो रहा है और यहाँ पर जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो दोनों की यहाँ पर ये जो स्ट्रेन है उन दोनों के बीच में अंदर की जो स्ट्रेन है उनमें गैप आ जाता है, दोनों अपने आप में टूट जाती है और टूटने के बाद में वो दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर अटैच हो जाएंगी और यहाँ पर ये क्रॉस अप बन के वो उनका एक्सचेंज होता है। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो आउटर स्ट्रेन है वो तो एज इट इज रहती है, लेकिन इनर स्ट्रेन में यहाँ पर जहाँ पर ब्रेकेज हुआ वहाँ से वो अपने आप को एक्सचेंज करती हैं या क्रॉस ओवर क्रोमेटिड कहलाते हैं। लिकआउट हो रहा है। इसी के बाद में यहाँ पर इसी सिद्धांत में उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत भी दिया, ये जिसको हम कह सकते हैं प्रतिकृति विकल्पी सिद्धांत। प्रतिकृति विकल्पी सिद्धांत जिसको अपन कॉपी एंड चॉइस थ्योरी कहते हैं। कॉपी एंड चॉइस थ्योरी में अगर अपन इसको कहें तो यहाँ पर जो भी डीएनए स्ट्रैंड जो है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कॉपी और चॉइस जो है वो सिद्धांत बेलिंग ने बताया था। बेलिंग ने 1933 में ये थ्योरी बताई थी। अब 1933 में जब बेलिंग ने बताया कि यहाँ पर कोई भी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो ये दोनों ही क्रोमेटिड जो है उनके बीच में गैप होता है और यहाँ पर न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन बीच में प्रोड्यूस होता है। कोई भी एक स्ट्रैंड है वो यहाँ पर रेप्लिकेशन करती है, वो जीन की पुनरावृत्ति होती है और उससे यहाँ पर जो विकल्प या न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और वही स्ट्रेन जो है वो अपना रेप्लिकेट बना करके उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन ये जो थ्योरी जो है वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, इसका शेष भाग जो है वो संश्लेषण में काम में नहीं लेता। इसकी जो आउटर जो यहाँ पर दोनों ही स्ट्रैंड हैं वो यहाँ पर सिंथेसिस में या उसमें जो प्रतिकृति में जीन विनिमय में नहीं उपयोग में आते, लेकिन अंदर की जो दो न्यू स्ट्रैंड जो यहाँ पर बनी है उन दोनों के बीच में ही यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो पुनरावृत्ति या क्रॉसिंग ओवर में भाग लेने वाले गुणसूत्र खंड हैं वो पुनरावृत्ति के बाद संयुग यहाँ इनकी पुनरावृत्ति और संयुग्मन के बाद होती है। यहाँ पर पुनरावृत्ति जो है वो इनका संयुग्मन होगा और उसके बाद में इनकी पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर ये जो डीएनए का क्रॉसिंग ओवर है वो कोई भी डीएनए स्ट्रैंड को अगर उनकी मरम्मत करानी है या उनको तोड़ के वापस से जोड़ना है या उसके लिए यहाँ पर काम में आता है। अब इसी में यहाँ पर जब लेडरबर्ग ने जो 1955 में लेडरबर्ग ने 1955 में जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की खोज किया था, उन्होंने जब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी दिया था तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक स्ट्रेन है वो अपने आप यहाँ पर उसका एक कोडोन तैयार कर लेती है और उसमें वो डीएनए कोडोन से यहाँ पर नई स्ट्रेन जो है वो कोडित हो जाती है और न्यू स्ट्रेन जो है वो फॉर्मेशन कहते हैं यहाँ पे। तो इसको प्रतिचयन का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर स्पष्ट होता है और उससे यहाँ पर पुनरावृत्ति से डीएनए का पुनरावर्तन होता है और यहाँ पर डीएनए जो है यहाँ पर जो मदर स्ट्रैंड का डीएनए है वो यहाँ पे टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और उसी से यहाँ पर ये जो है न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट जो कियाज्मा फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर ये एक दूसरे के ऊपर जो स्ट्रेन ओवरलैप हो रही है
तो ओवरलैपिंग के लिए भी यहाँ पर दो थ्योरीज दी गई है। ओवरलैपिंग में हम कहें तो यहाँ पर टू प्लेन थ्योरी, जिसको हमको द्वितल सिद्धांत भी कहते हैं। तो टू प्लेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर कियाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है वो नॉन यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जब कभी भी जितना क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो क्रॉसिंग ओवर के साथ में पॉसिबिलिटी, क्रॉसिंग ओवर के बाद लिंकेज की या जीन एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बताता है कि पहले अगर यहाँ पर कियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है तो जब कियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है तो उसी के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो ये जो है वो टू प्लेन थ्योरी के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बता सकते हैं। आज इसमें यहाँ पर हम मियोसिस में जो सूत्र युग्मन की जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जीन का जो है न्यू कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेन में चेंज है लेकिन नो क्रॉसिंग ओवर है, तो जिसमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अब ये है द्वितल सिद्धांत। अब इसी में हम नेक्स्ट में अगर देख रहे हैं तो जिसको हम कह सकते हैं एकतल सिद्धांत या व्यत्सिका प्ररूप सिद्धांत, जिसको कियाज्मेटा थ्योरी हम कहते हैं। अब कियाज्मेटा थ्योरी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही कियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है तो ये जो कियाज्मेटा फॉर्मेशन थ्योरी है ये हमको बताई थी एफ.ए. जॉनसन ने। एफ.ए. जॉनसन ने 1905 में बताया था। यहाँ पर जो कियाज्मा जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में बनता है और कियाज्मा जो है वो क्रॉसिंग ओवर के प्रपोजनल, जितने भी कियाज्मा होंगे उतना ही क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर पॉसिबल होगा। जो एक तल सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये समझाता है। इसमें यहाँ पर जो द्वितल सिद्धांत है उसको प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है L.W. शार्प, जिन्होंने 1935 में बताया था, जिसको इन्होंने चिरसम्मत सिद्धांत कहा था, जो कि यहाँ पर एक प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी तक कंटिन्यू चलने वाला सिद्धांत रहता है। यहाँ पर हम क्रॉसिंग ओवर में हम कहते हैं कि जैसे कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर का ये जो एक तल सिद्धांत या जो भी क्रॉसिंग ओवर है तो वो एक यहाँ पर साइटोलॉजिकल बेस करता है। मतलब कोई भी यहाँ पर जो कोशिकीय सिद्धांत जो है किसी कोशिका के अंदर से अगर न्यू जीन विनिमय का होता है तो वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी स्टर्न ने 1931 में यहाँ पर सी स्टर्न ने 1931 में एक थ्योरी दिया था और उसमें क्रॉसिंग ओवर में उन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया था, जिन्होंने यहाँ पर ड्रोसोफिला के स्ट्रेन पर, ड्रोसोफिला मक्खी में यहाँ पर उन्होंने दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर लिए थे, जिसको यहाँ पर और क्रेटन जो है साइंटिस्ट सी स्टर्न ने ड्रोसोफिला पे लिया था और क्रेटन ने यहाँ पर मक्का के ऊपर किया था इसका एक्सपेरिमेंट, क्रेटन एंड बी ने। क्रेटन और बी मैक्लिटॉक इन्होंने यहाँ पर ये मक्के पर एक्सपेरिमेंट किए थे और स्टर्न ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ड्रोसोफिला पर। तो इन दोनों ने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रेन लिया जिसमें पेरेंट का और दोनों ही पेरेंट थे, जिनमें से ऐसा कैरेक्टर लिया कि जिसका इन्होंने उसका क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल और उनका फिजिकल दोनों ही कैरेक्टर उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। हमने यहाँ पर एक्स और वाई दो क्रोमोसोम लिए। जब दो क्रोमोसोम है उसमें वाई कैरेक्टर जो था उसके साथ में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो एडिशनली अटैच्ड यहाँ पर जो है वाई सेगमेंट था, इस टाइप का उन्होंने क्रोमोसोम जो है वो सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको प्रोजेनी में जो भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह हैं वो भी देखने को आसानी से मिल जाए। तो इनकी गुणसूत्र की यहाँ पर आकार की जो है उसमें भी यहाँ पर अलग अलग संभावना देखिए, उनके पहचान जो है वो आकार की वजह से आसानी से हो सके। तो यहाँ पर जो उन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर लिया उसमें रेड जो बार है और उसमें यहाँ पर है सेकंड कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था वो कार्नेशन के बारे में लिया था। कार्नेशन जिसमें आई का कलर जो है वो यहाँ पर अगर कार्नेशन डोमिनेंट है तो वो आई कलर जो है वो रेड हो जाता है और उसमें ने एक रेड आई कलर और एक नॉर्मल आई कलर का दोनों ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिए थे और रेड आई कलर के साथ जो वाई सेगमेंट है उसमें एडिशनल वाई स्ट्रैंड यहाँ पर दोनों में ही क्रोमोसोम में उनको दिख रहे थे। तो जो स्ट्रैंड लिए थे जीन के उसमें यहाँ पर कार सेगमेंट और बी यहाँ पर पॉजिटिव थे, एक में कार और
यहाँ पर प्लस प्लस पॉजिटिव जो कि वाई स्ट्रैंड के साथ में लिया था। इनके बीच में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर करा के यहाँ पर जो गैमेट्स मिले थे उन दोनों गैमेट्स के अगर एलाइल यहाँ पर हम देखेंगे तो उसमें हमको एक जो है वो कार्नेशन के साथ में और दूसरा नॉर्मल वाई जो स्ट्रैंड है उसके साथ में मिला था, और एक नेक्स्ट जो है वो भी कार्नेशन और उसमें नॉन के क्रॉसिंग ओवर वाले दो पेयर भी मिले थे और क्रॉसिंग ओवर वाले भी दो पेयर मिले थे। जो क्रॉसिंग ओवर वाले दो पेयरिंग हैं अब उनका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में यहाँ पर उनका जो रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ में उन्होंने यहाँ पर क्रॉस करा के क्रॉसिंग ओवर से उनको रिजल्ट्स उन्होंने यहाँ पर इसमें देखे थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो हमने यहाँ पर जो नॉन क्रॉसिंग ओवर वाले दिए थे तो ये जो है वो सिमिलर टू पेरेंट थे और इसके साथ में यहाँ पर वाई सेगमेंट जो है वो अटैच हो गया। यहाँ पर वाई सेगमेंट अटैच होने के बाद में ये चारों ही प्रोजेनी अपने आप में अलग हो जाती है। तो इन्हीं के यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेनी जब देखे हम तो इस प्रोजेनी में हम फीमेल गैमेट्स यहाँ पर जो देखे थे जिसमें एक्स कैरेक्टर और वाई कैरेक्टर दोनों ही यहाँ पर एक्स जिसमें यहाँ पर प्रेजेंट था और एक में एब्सेंट था। यहाँ पर कार्बी जो कि नॉन क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर ये जो दो स्ट्रेन हैं इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है और दो ऐसे स्ट्रेन लिया है जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ पर दो जिन जो हैं वो विषम युग्म जी जिसके अंदर यहाँ पर कार्ब बी डबल प्लस ये इस टाइप की इनका जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो जीन के ऊपर यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये जो है फीमेल कैरेक्टर है इसका। तो इस फीमेल में यहाँ पर जो आइज का कलर है वो नॉर्मल आइज यहाँ पे हमको मिलेंगी, इसकी आइज जो है वो हमें नॉर्मल मिलती है और नॉर्मल आइज यहाँ पर मिलेंगी। और जैसे अगर कार्नेशन यहाँ पर इसका प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये अप्रभावित है तो इसलिए यहाँ पर इसका रेड आई का कलर जो है वो रेड नहीं हुआ और यहाँ पर इनकी नॉर्मल आइज मिली हमको। अब इनका क्रॉसिंग ओवर अगर हम यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ कार्नेशन में कोई भी खंडित या एक्स क्रोमोसोम या यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इसमें कोई भी एक खंडित या जिसमें हमको कोई भी ऐसा क्रोमोसोम नहीं मिला कि जिसमें एक्स गुणसूत्र जो है वो खंडित होता है। और दूसरी बार जब उन्होंने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कराया जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक भी हमको यहाँ पर आधा जो है पेयरिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो हमको जनरेशन मिला था इनमें एक भी गुणसूत्र हमको आधा यहाँ पर नहीं मिला था, लेकिन इसी के हमने यहाँ पर दो गैमेट्स बनाए और ये यहाँ पर जो पूर्ण एक्स गुणसूत्र हमको यहाँ पर मिला है और उसी का हमने दूसरी बार जब संलग्न किया तो वहाँ पर वाई क्रोमेटिड के साथ में संलग्न से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर ये अपूर्ण एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर मिल गए, जो खंडित एक्स जो है वो वाई के साथ में जुड़े हुए यहाँ पर फिर से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो जीन का जो क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ पर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पर वाई जो है अब वाई वापस से खंडित हमको मिल जाता है। तो दूसरी बार में हमको खंडित एक्स के साथ में वाई संलग्न हुआ प्राप्त होता है, जबकि पहली बार में ये वाई जो है वो एक्स के ऊपर ही यहाँ पर होता है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो कार्नेशन का होता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो स्टर्न ने जो भी यहाँ पर ये प्रूव किया, स्टर्न ने यहाँ पर जो ड्रोसोफिला के ऊपर दिया तो उसने यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला उन निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जो समजात गुणसूत्र के अपभागिन जो क्रोमेटिड हैं उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब जो भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक बार वो वहाँ पर आधा मिलता है और दूसरी बार में वो खंडित नहीं मिलता और पूर्ण मिलता है। सहलग्न जीन के मध्य पुनर्योजन के लिए जीन विनिमय जो है वो जिम्मेदार होता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड या एक जब सहलग्न जीन जिसको हम बोल सकते हैं लिंकेज जीन जो है उनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर जीन ये क्रॉसिंग लिंकेज में भी क्रॉसिंग ओवर के लिए जीन विनिमय वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोशिकीय अध्ययन द्वारा जीन विनिमय की यथार्थता की पुष्टि होती है। तो क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय दोनों ही इस थ्योरी से प्रूव हो जाता है। यहाँ पर उसी के साथ में उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जब कभी भी अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पर दो स्ट्रैंड हैं जिनके बीच में यहाँ पर हमने ये क्रॉसिंग ओवर देखा है। तो जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है
तो मतलब यहाँ पर ये कियाज्मा का फॉर्मेशन हुआ है। तो कियाज्मा जो है वो क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है, जब कियाज्मा का फॉर्मेशन होगा तभी जीन विनिमय होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि जितना कियाज्मा है मतलब क्रॉसिंग ओवर है, या कहीं पर भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो उसका फॉर्मेशन कियाज्मा की वजह से ही होगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। अब इसी में क्रॉसिंग ओवर की इम्पोर्टेंस अगर कहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, जीन विनिमय में द्वारा गुणसूत्र पर जीन जो है वो रैखिक क्रम की पुष्टि होती है। तो जब कोई भी यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम में अगर यहाँ से ये सेगमेंट गया तो ये यहाँ पर जो लीनियर सेगमेंट है उसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो लीनियर जिस यहाँ पे क्रम में यहाँ पर विन्यासित है वो क्रॉसिंग ओवर के दूसरे अगर स्ट्रैंड पर भी जाएंगे, दूसरे क्रोमेटिन पे भी जाएंगे तो वो उसी यहाँ पर क्रम में यहाँ पर हमको मिलते हैं। और जीन विनिमय द्वारा संलग्न जीन व गुणसूत्रों के आनुवंशिक व पुनर्योजन मानचित्र बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर संलग्न जीन से हम बता सकते हैं, या जीन विनिमय द्वारा क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसका जो पेरेंट जो है उसका जो जीन है और उनका जो पुनर्योज या रिकॉम्बिनेंट जो बने उनसे हम दोनों का ही यहाँ पर ग्रेडिंग कर सकते हैं, और उनमें जो कितनी जगह पर कहाँ कहाँ पर क्रॉसिंग हुई है और किस जगह पर एक्सचेंज हुआ है या क्या कैरेक्टर बदले हैं वो हम आसानी से बता सकते हैं। जीन विनिमय द्वारा समिष्टि में विविधता उत्पन्न होती है और नए जीनों का संयोग बनते हैं। अब जो जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर है, तो यहाँ पर एक क्रोमेटिड का कैरेक्टर जो है जीन वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, और उसमें ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर जो है वो नए संयोग मिलते हैं, और नए संयोग से जिनसे क्या है नई जाति का उद्भव या जैव जो विकास में सहायता मिलती है। जो नए कैरेक्टर या एक पेरेंट से अलग अलग कैरेक्टर्स में उनको सहायता मिलती है। अब पादप प्रजनन में नई किस्मों की महत्वपूर्णता और लक्षणों की जीन विनिमय द्वारा उत्पन्न कर विकसित किया जा सकता है, जिसको अवांछित जीन को हटाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मोस्टेड प्लांट में, जैसे कि हम कोई भी प्लांट का एग्जांपल ले लें, जिसका ऐसा कोई प्लांट है जिसका सीड तो अच्छा है लेकिन वो प्लांट जो है वो वीक बनता है, और उसकी लाइफ जो है वो अच्छे से उसमें लीफ वीक होंगी उसकी वजह से, या स्टेम वीक होगी तो वो उसके ऊपर बेयर नहीं कर पाता है वो फ्रूट को। तो हम यहाँ पर ऐसे जो वीक स्टेम वाला जो प्लांट उसका कैरेक्टर है उसको हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और उसकी जगह पर हम कोई भी एडिशनल कैरेक्टर यहाँ पर जो डाल सकते हैं, जिसकी वजह से अब स्ट्रॉन्ग स्टेम भी होगी और फ्रूट भी उसका हमको अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो अनवांटेड कैरेक्टर है उनको रिमूव करा के वांटेड कैरेक्टर को यहाँ पर हम ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पेरेंट और उनके जो जनरेशन टू जनरेशन अगर वेरिएशन हम कहें तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, या उनके पेरेंट और उसके बाद में उनकी जो फर्स्ट जनरेशन जो भी है उनके बीच में जो वेरिएशन जो हमको मिलते हैं उसका रीज़न जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।